नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं दी लंदन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। आज खर्चा पानी में बात करेंगे रोटी में लगी आग की। जब देश में गेहूं का बम्पर स्टॉक है और भारत इस साल दुनिया भर में ज्यादा से ज्यादा गेहूं निर्यात कर रहा है, दुकान से आपके घर आने वाले गेहूं और आटे की कीमत अचानक क्यों बढ़ने लगी है? गेहूं ही नहीं, इससे बनने वाले तमाम उत्पादों की कीमतें पिछले 2 महीने में ही 15 से 20% तक बढ़ गई हैं। एक्सपर्ट्स की मदद से इसकी पड़ताल करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क ने कैसे ट्विटर को खरीदकर इसे पब्लिक से प्राइवेट कंपनी बना लिया है। एक कंपनी के पब्लिक से प्राइवेट होने का क्या मतलब है, इससे क्या क्या बदल जाता है, ट्विटर की गवर्निंग, इसके कामकाज और इन्वेस्टर्स के हितों को लेकर क्या कुछ बदलने वाला है, सब पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की आर्थिक सुर्खियां। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC में 3.5% हिस्सेदारी बेचकर 21,000 करोड़ रुपए उगाहने जा रही सरकार जल्द ही इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के साथ कई शहरों में रोड शो करेगी। रोड शो का मतलब आप कोई रैली ना समझ ले, ये किसी IPO के बारे में जागरूकता बढ़ाने और निवेशकों को आकर्षित करने की प्रक्रिया है। 4 से 9 मई के बीच आने वाले IPO के लिए आज LIC बोर्ड ने एक प्राथमिक प्रोस्पेक्टस भी भरा। कल यानी बुधवार को इसके प्राइस बैंड का ऐलान हो सकता है। अनुमान है कि LIC के एक शेयर का मूल्य करीब 1,000 रुपए रखा जाएगा। दूसरी सुर्खी शेयर बाजारों से है। आज लगातार तीसरे दिन शेयर बाजारों में अच्छी तेजी दिखी। सेंसेक्स 776 और निफ्टी 246 पॉइंट्स ऊपर बंद हुए। महिंद्रा एंड महिंद्रा, पावर ग्रिड, टाइटन, रिलायंस, L&T, SBI जैसी दिग्गज कंपनियों में 3 से 4% की उछाल दर्ज हुई। पॉजिटिव ग्लोबल संकेतों के बीच निवेशकों ने यूक्रेन वॉर की चिंताओं को भी नकार दिया और स्टॉक्स में जमकर खरीदारी हुई। अब आते हैं आज के खास मुद्दे पर। इन दिनों गेहूं के बाजार में एक अलग ही उलटबांसी देखने को मिल रही है। गेहूं कटाई और बिक्री के सीजन में किसान अपनी उपज के साथ मंडियों में लाइन लगाए रहते थे। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाने की मांगे सुर्खियों में रहती थी, लेकिन खरीद के इस पीक सीजन में कई मंडियों में सन्नाटा पसरा है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश जैसे गेहूं के बड़े उत्पादक राज्यों में सरकारी खरीद घट गई है। वजह यह है कि किसानों को खुले बाजार यानी ओपन मार्केट में ज्यादा दाम मिल रहा है। यही नहीं, ITC, ब्रिटानिया, अडानी, विल्मर और HUL जैसी बड़ी FMCG कंपनियां भी MSP से ऊंचे भाव पर रिकॉर्ड खरीदारी कर रही हैं। चूंकि रूस यूक्रेन वॉर के चलते दुनिया भर में गेहूं की सप्लाई प्रभावित हुई है, गेहूं की ग्लोबल कीमतें 14 साल के रिकॉर्ड स्तर तक चढ़ गई हैं। इस सप्लाई क्रंच को भरने के लिए भारत का निर्यात भी बढ़ गया है। WTO की कुछ बंदिशें ऐसी हैं कि सरकार एक सीमा से ज्यादा स्टॉक अपने बाजारों में नहीं उतार सकती। ऐसे में आपकी रसोई का आटा महंगा होता जा रहा है। पैकेज्ड आटा बनाने वाली लगभग सभी कंपनीज ने हाल के महीनों में अपनी कीमतों में 10 से 15% इजाफा किया है और ये तेजी बढ़ती जा रही है। क्या ये महंगाई सिर्फ ग्लोबल डिमांड के चलते है या इसके पीछे कुछ और भी वजहें हैं? हमने इस बारे में बात की इंडियन चेंबर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के चेयरमैन डॉक्टर MJ खान से। देखिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, सबसे बड़ा तो ग्लोबल मार्केट में एक तरीके से डिमांड बढ़ने से है और डिमांड इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए बढ़ी है। टोटल डिमांड बाय एंड लार्ज रिमेन्स द सेम, लेकिन क्योंकि इंडिया रिप्लेस कर रही है अफ्रीकन कंट्रीज के, कुछ एशियन कंट्रीज के जो इंपोर्ट्स थे यूक्रेन एंड रशिया को, इसलिए इंडिया में डिमांड रिक्वायरमेंट के लिए बढ़ी है। तो कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, एक मार्केट का सेंटिमेंट होता है। 5% शॉर्टेज लीड्स टू 25% इंक्रीज एंड 5% प्लेंटी अगर एक्सेस हो जाता है तो 25% प्राइस ड्रॉप होते हैं। तो एक वो कैस्केडिंग इफेक्ट होता है मार्केट सेंटिमेंट से ड्रिवन। इस टाइम पर एक्सपोर्ट करने के लिए काफी एक्सपोर्टर्स मार्केट में घूम रहे हैं, जो तलाश में कितनी भी क्वांटिटी मिल जाए कम है। यहाँ तक कि पड़ोसी बांग्लादेश के काफी सारे इंपोर्टर्स यहाँ पे घूम रहे हैं, तलाश रहे हैं। तो ओवरऑल एक मैसेज मार्केट में चला गया है कि जितना भी क्वांटिटीज प्राइवेट सेक्टर को अवेलेबल हो वो सब एक्सपोर्ट के लिए तैयार है इस टाइम पे। तो ये सेंटिमेंट ड्राइव कर रहा है प्राइसेस को ऊपर बढ़ाने के लिए। इनफैक्ट कई सारे की मार्केट्स में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा, पंजाब हो या राजस्थान हो, जो MSP से ऊपर प्राइस रूल कर रहे हैं। जब ये सिचुएशन होती है तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट में प्रोक्योरमेंट घटता है और मार्केट में सेंटिमेंट्स की वजह से प्राइसेस अपवर्ड शूट होते हैं। इन एनी केस इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस जो है वो $400 के ऊपर चले गए हैं, तो उसका एक असर आ रहा है इंडिया में।
फरवरी के आखिर तक हमारे पास 23 मिलियन टन या कह लें 2.3 करोड़ टन गेहूं का स्टॉक था। जुलाई में एफसीआई के पास रिकॉर्ड 60 मिलियन टन स्टॉक था। इसी के दम पर सरकार ने फ्री राशन स्कीमों की मियाद कई महीने आगे बढ़ा रखी थी। अब जब नई फसल बाजार में आई तो ऊंची कीमतों के चलते सरकार ने हाथ खींचकर ही खरीदारी की। 17 अप्रैल तक केंद्र की ओर से केवल 70 लाख टन गेहूं की खरीद हुई, जो पिछले साल की 102 लाख टन गेहूं खरीद के मुकाबले 32% कम है। पंजाब में सरकारी खरीद 15 साल में पहली बार 100 लाख टन से कम हुई है। हरियाणा में 28 लाख टन खरीद हुई, जो पिछले साल 44 लाख टन हुई थी। मध्य प्रदेश में भी सरकारी खरीद लगभग आधी हुई है। लेकिन दूसरी ओर ओपन मार्केट में किसान कंपनियों, उनके एजेंट्स और व्यापारियों को ऊंचे भाव पर गेहूं बेच रहे हैं। मार्केट रेट करीब 2000 रुपए प्रति क्विंटल के एमएसपी से 8 से 10% ज्यादा है और कई कंपनियां किसानों को इससे भी ज्यादा दाम दे रही हैं। आशंका ये भी जताई जा रही है कि यही कंपनियां मौजूदा मूल्य पर गेहूं खरीदकर बम्पर स्टॉक जमा कर लेंगी और मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट करने के बाद कल को ऊंचे भाव पर आटा और दूसरे प्रोडक्ट्स बेचेंगी। हमने एक्सपर्ट से जानना चाहा कि सरकारी खरीद में आई कमी की वजह क्या है और प्राइवेट कंपनियों को लेकर जताई जा रही आशंका सही साबित हुई तो हमारी आपकी रोटी, मैदा, सूजी से लेकर बिस्किट तक कितनी महंगी हो सकती है। आप भी देखिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, जो नेशनल स्ट्रैटेजिक बफर स्टॉक्स हैं वो तो एडिक्वेट हैं, हम लोगों की जरूरत से ज्यादा है इस टाइम पर। तो जो क्रिटिकल रिक्वायरमेंट मार्केट में है उसको मीट करने के लिए दिक्कत नहीं गवर्नमेंट को, लेकिन मार्केट प्राइसेस बढ़ रहे हैं। वो मार्केट के डायनेमिक्स, खास करके जो प्राइवेट सेक्टर की एंट्री है और कंपटीशन हो रहा है, ग्लोबल जो डिमांड बढ़ रही है और प्राइसेस एस्केलेट कर रहे हैं, उसकी वजह से है। अब प्राइसेस जहाँ पे 320, 25, $30, 40 हुआ करते थे, आज 400 के ऊपर चले गए हैं इंटरनेशनल मार्केट में। तो जाहिर सी बात है उसका असर, इंडिया सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इस टाइम पे, जहाँ 2 मिलियन टन हम लोग एक्सपोर्ट करने में दिक्कत महसूस करते थे, 7 मिलियन टन एक्सपोर्ट कर चुका और इस साल का टारगेट है हम लोग 10 के ऊपर चले जाएंगे। कोई ताज्जुब नहीं होगा अगर हम लोग 12 से 14 मिलियन टन चले जाएं। तो ये ही वो स्टॉक था जो हम लोगों की कैपेसिटी से, डोमेस्टिक डिमांड से ज्यादा हम लोग प्रोड्यूस कर रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि न सिर्फ काफी सारे जो गवर्नमेंट के स्टॉक्स हैं वो डोमेस्टिक मार्केट में ऑफलोड हो जाएंगे, कुछ हिस्सा हो सकता है उसका एक्सपोर्ट में भी चला जाएगा मार्केट में मूवमेंट करते हुए। WTO के प्रोविजंस के तहत गवर्नमेंट अपना प्रोक्योर्ड स्टॉक जो है एक्सपोर्ट के लिए नहीं दे सकती है, क्योंकि कास्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट हायर है और जो ऑफलोडिंग कास्ट है वो लोअर है। इसका मतलब ये माना जाएगा कि एक तरीके से डिस्टॉर्शन वर्ल्ड ट्रेड में आप कर रहे हैं। लेकिन एक बार मार्केट में ऑफलोड हो जाता है तो डिस्ट्रीब्यूटर, अड़तिया, इन सबसे, स्टॉक एजेंट से उनके कहीं ना कहीं एक्सपोर्टर के हाथ में वो लग जाता है, उस पर गवर्नमेंट कंट्रोल भी नहीं कर सकती है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि 1 दर्जन से ज्यादा कंपनी जिस टाइम पे मार्केट में है, उसमें से आधी कंपनी ऐसी हैं जो ट्रेडिशनली व्हीट के एक्सपोर्ट में नहीं थी, लेकिन बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए वो सब आ गए हैं। तो एक तरीके से ये सेंटीमेंट ऊपर की तरफ ड्राइव कर रही है। तो अगर डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए थोड़ा महंगा हो रहा है, लेकिन ओवरऑल कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट सर्व हो रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज अर्न हो रहा है, नई मार्केट्स ओपन अप हो रही है, तो मुझे लगता है गवर्नमेंट इसको फॉर द टाइम भी नजरअंदाज करेगी। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने पिछले दिनों कहा था कि ग्लोबल मार्केट में गेहूं की बढ़ती मांग की वजह से देश का गेहूं निर्यात वित्त वर्ष 2022-23 में 1 करोड़ टन के पार जाने की उम्मीद है। 2021-22 में गेहूं निर्यात 70 लाख टन था, जबकि उससे एक साल पहले यानी 2020-21 में यही आंकड़ा 21.55 लाख टन ही रहा था। यानी साल दर साल भारत ग्लोबल मार्केट में ज्यादा गेहूं बेच रहा है। रूस यूक्रेन संकट के बाद अकेले मिस्र को भारत ने 10 लाख टन गेहूं बेचा है। हमने एक्सपर्ट से जानना चाहा कि भारतीय गेहूं की ये ग्लोबल डिमांड कब तक बनी रहेगी और हमारे आप जैसे उपभोक्ताओं के नजरिए से इसका घरेलू कीमतों पर क्या असर होगा। देखते हैं उन्होंने क्या कहा। मुझे लगता है ये बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए है। वो एक तरीके से रिलायबल सप्लायर की और इमरजेंसी के टाइम पर एक तरीके से डिपेंडेबल सप्लायर की है। ऐसा मैसेज जब इंटरनेशनल मार्केट में जाएगा तो जो मार्केट आज इंडिया के लिए ओपन अप हो रही है या जो कॉन्ट्रैक्ट साइन अप हो रहे हैं वो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म सस्टेन कर जाएंगे। क्यों? अगर क्राइसिस कल को यूक्रेन की खत्म भी हो जाती है तो सेम बायर जो अब इंडिया से सप्लाई लेना शुरू कर दिए हैं, जैसे इजिप्शियन मिनिस्टर पिछले हफ्ते आए थे, वो इंडिया को इंपोर्टर्स की लिस्ट में ऐड किया है, जबकि इससे पहले 20 साल से इंडिया रिक्वेस्ट कर रही थी इंपोर्टर लिस्ट में नहीं डाल लेते। अब एक बार आ गया है तो इंडिया इज देयर टू स्टे। सिमिलरली जो नई मार्केट एक्सप्लोर हो रही है, जो नए बायर्स ऐड हो रहे हैं, वो इंडिया के साथ एक ट्रेड रिलेशनशिप में एंटर कर जाएंगे, चाहे शॉर्ट टर्म कॉन्टेक्ट से
या लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से, मुझे लगता है उससे विड्रॉ करने की कोई वजह नहीं बनेगी। खास करके इंडिया में हार्वेस्ट उस टाइम पर होता है जब वर्ल्ड की डिमांड आती है। दूसरा, इंडिया के पास सफिशिएंट स्टॉक्स हैं, बड़ा डाइवर्स प्रोडक्शन सिस्टम है, तो कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा, इसलिए इंडिया एज ए रिलायबल सप्लायर इमर्ज होकर आएगा। तीसरा, ओवरऑल अगर आप देखें तो पिछले 2 सालों में यूक्रेन क्राइसिस तो अभी शुरू हुआ है 2 महीने पहले, लेकिन 20-21 में इंडिया जबरदस्त एक्सपोर्ट किया, 17% से ऊपर चला गया, और 21-22 में 20%। तो इसका मतलब ओवरऑल अगर आप देखें, जब ये मोदी 2 गवर्नमेंट बनी है मई 2019 में, तो प्राइम मिनिस्टर का पहला स्टेटमेंट जो था वो ये था कि हमको एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट डबल करने हैं। पूरा का पूरा जो सिस्टम था वो ओरिएंट हो गया एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। तो उसका नतीजा निकला कि कोविड पीरियड में अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ हुई, और कोविड अब थम रहा है, तब वो ग्रोथ और एक्सेलरेट कर रही है। इसका मतलब ये इंडिया के लिए कोई रिस्क या बबल जैसा नहीं होने वाला है, बल्कि एक सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक ग्रोथ है। और यूक्रेन ने उसमें सिर्फ एक कैटलिस्ट का रोल प्ले किया है कि सडनली एक स्पर्ट दे दिया है। बट मुझे लगता है कंट्री का जो रेजिलियंस है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का, वो इस नई मार्केट अपॉर्चुनिटी को बेहतर तरीके से सर्व करेगा और लॉन्ग टर्म में ये ग्रोथ सस्टेन कर लेगा। अब आते हैं आज के दूसरे मसले पर। जिस ट्विटर पर आप अपने व्यूज शेयर करते हैं, हमारे वीडियोस भी देखते हैं, और जो कई मायनों में दुनिया का सबसे पॉपुलर और पावरफुल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है, वो रातों रात बिक गया। ये खबर तो आप सुन ही चुके होंगे कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स इलॉन मस्क ने 44 अरब डॉलर यानी करीब 3.36 लाख करोड़ रुपए में ट्विटर को खरीद लिया है। मस्क की 100% हिस्सेदारी के साथ अब ये पब्लिक कंपनी एक प्राइवेट कंपनी बन गई है। आज हम आपको बताएंगे कि ट्विटर की पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी बनने का मतलब क्या है, इसका कंपनी के कामकाज, फैसलों और कर्मचारियों के भविष्य पर क्या असर होगा, और सबसे बढ़कर ये कि हमारे आप में से किसी ने अमेरिका में लिस्टेड इस कंपनी का शेयर खरीद रखा है तो उस पर इसका क्या असर होने वाला है। सबसे पहले हम पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के बीच के अंतर को समझ लेते हैं। पब्लिक कंपनी वो है जो किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है और उसके शेयर्स की सार्वजनिक रूप से ट्रेडिंग होती है। जैसे ट्विटर को ही ले लें, एक कंपनी के रूप में तो ये 16 साल पहले ही वजूद में आ गई थी, लेकिन पब्लिक कंपनी बनी साल 2013 में जब इसका आईपीओ आया और ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुई। प्राइवेट कंपनी आमतौर पर लिस्टेड नहीं होती और उसकी हिस्सेदारी एक या कुछ लोगों के पास ही होती है। पब्लिक कंपनी का संचालन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है, जैसे कि ट्विटर का बोर्ड हाल में काफी चर्चा में रहा। क्योंकि पब्लिक कंपनी लिस्टेड होती है, उसे अपनी सभी व्यावसायिक जानकारियां स्टॉक एक्सचेंज और मार्केट रेगुलेटर के साथ शेयर करनी होती है। यहां तक कि तिमाही नतीजे और बड़ी खरीद बिक्री भी साल में कम से कम एक बार जनरल मीटिंग बुलानी पड़ती है, जो कि प्राइवेट कंपनी पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती। जाहिर है पब्लिक कंपनी में ज्यादा पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी होती है और उसकी माली हालत से लेकर प्रॉफिट लॉस की जानकारी सभी को होती है। दूसरी ओर प्राइवेट कंपनी पर निजी कंट्रोल के चलते वहां फैसले एक तरफा और तेजी से होते हैं। कई मायनों में कारोबारी नियंत्रण भी ज्यादा होता है। ट्विटर की प्राइवेट कंपनी बन जाने का इसके प्रशासनिक ढांचे पर सबसे बड़ा असर ये होगा कि 100% हिस्सेदारी के साथ इलॉन मस्क एक तरह से इसके सुप्रीमो होंगे। सभी फैसले वो स्वतंत्र रूप से कर सकेंगे। उनके ऊपर ना तो किसी बोर्ड की निगरानी होगी और ना ही उनकी कोई जवाबदेही। हाँ, कंपनी को कॉर्पोरेट लॉ और संबंधित कानूनों का पालन जरूर करना होगा। मस्क को पूरा अधिकार होगा कि वो बोर्ड को भंग कर दें या कर्मचारियों की छटनी करें या उनकी सैलरी के ढांचे में बदलाव करें। हालांकि मौजूदा शर्तों और नियमों के मुताबिक अगर वो 1 साल के भीतर कंपनी के सीईओ पराग अग्रवाल को हटाते हैं तो उन्हें $42 मिलियन का भुगतान करना होगा। यह रकम सुनने में बड़ी भले ही लगे, लेकिन कंपनी सूत्रों के हवाले से आ रही रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी कंपनी खरीदने के बाद मस्क के लिए ये रकम मामूली होगी और वो पराग को जल्द ही हटा सकते हैं। इसके पीछे 2 दलीलें दी जा सकती हैं। एक तो 14 अप्रैल को मस्क ने ही कहा था कि उन्हें ट्विटर के मैनेजमेंट में भरोसा नहीं है। दूसरा, ट्विटर बोर्ड के अध्यक्ष ब्रेट टेलर ने कहा था कि एक बार मस्क कंपनी के चेयरमैन बन गए तो वे एक नया सीईओ हायर करेंगे। ऐसे में जाहिर है कंपनी के बड़े अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी गाज गिर सकती है। हालांकि सीईओ पराग अग्रवाल ने सौदे के बाद कर्मचारियों के साथ एक मीटिंग में कहा कि फिलहाल छटनी जैसी कोई संभावना नहीं है। बात कर्मचारियों की चली है तो पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के बीच एक मोटे अंतर को समझ लें कि पब्लिक कंपनी अक्सर अपने कर्मचारियों को इक्विटी शेयर्स भी ऑफर करती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में कर्मचारियों को कोई हिस्सेदारी नहीं मिलती। ऐसा करना पूरी तरह मालिक की इच्छा पर है, वह भी गिने चुने लोगों को ही दी जाती है। अब ट्विटर में ये मस्क पर निर्भर करता है कि वो सैलरी स्ट्रक्चर में इक्विटी ऑप्शन को बरकरार रखते हैं या नहीं।
अब बताते हैं कंपनी के पब्लिक से प्राइवेट बनने के बाद उसके निवेशकों पर क्या असर होगा। चूंकि पब्लिक कंपनी की कुछ या ज्यादातर हिस्सेदारी हमारे आप जैसे आम निवेशकों के हाथों में होती है, ऐसे में जब कोई व्यक्ति या कंपनी किसी पब्लिक कंपनी को खरीदती है तो असल में वो हर शेयर होल्डर से उसके पास मौजूद शेयर्स खरीदती है, वह भी मौजूदा कीमतों से ऊपर दाम चुकाकर, जैसा ट्विटर के मामले में होने जा रहा है। इस महीने के शुरू में जब एलॉन मस्क ने ट्विटर में 9% हिस्सेदारी ली थी, तब ट्विटर के एक शेयर का मूल्य करीब $40 था। मोलभाव शुरू हुआ। अटकलें थी कि ट्विटर बोर्ड $56 प्रति शेयर दाम मांग रहा है। जैसे ही इस डील की बात सामने आई, शेयर्स ने जबरदस्त छलांग लगाई और करीब 28% तेजी के साथ कल अमेरिकी बाजार बंद होने तक दाम $52 पर पहुंच गए। मस्क ने $44 अरब यानी 3.36 लाख करोड़ रुपए की डील में ट्विटर के हर शेयर की कीमत $54.20 चुकाई है। शुरुआत ऑफर के तुरंत बाद खुद मस्क ने कहा था कि वो शेयर होल्डर्स को 38% प्रीमियम यानी ज्यादा दाम दे रहे हैं। अब सवाल उठता है कि इसका ट्विटर के मौजूदा निवेशकों या अब निवेश करने के इच्छुक लोगों पर क्या असर होगा, जिनके पास ट्विटर के शेयर्स $54.20 से कम मूल्य पर खरीदे गए होंगे। उन्हें फायदा होगा। लेकिन यहाँ एक चीज जान लीजिए कि कंपनी के प्राइवेट होने की प्रक्रिया पूरी होने पर इलॉन मस्क एक टेंडर ऑफर के जरिए सभी सार्वजनिक रूप से होल्ड किए गए शेयर्स को $54.20 का भुगतान करेंगे एक शेयर होल्डर के रूप में। आपको ये सौदा मंजूर हो या ना हो, उसके बाद आपके खाते में $54.20 की दर से आपके सभी शेयर्स के मूल्य का भुगतान होगा। चूंकि औपचारिकताएं पूरी होने तक ट्विटर के शेयर्स ट्रेड करेंगे ही, ऐसे में आपके मन में ख्याल आ सकता है कि क्यों ना इसके शेयर्स खरीद लें। भारत में रहने वाले लोग भी NSE, IFSC या कुछ ब्रोकरेज हाउसेस के जरिए ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अब ये सौदा आपके लिए भारी नुकसानदायक हो सकता है। मसलन अगर कंपनी के शेयर्स $54.20 से ऊपर ट्रेड करने लगे, जिसकी संभावना कम ही है, और आपने खरीद लिया, तो आपको घाटा होना तय है, क्योंकि कंपनी तो $54.20 प्रति शेयर के भाव बिक चुकी है। यानी अब इसके बारे में सोचना भी बेकार है। खैर, देखना होगा कि मस्क की अगुवाई में ट्विटर कितना बदलता है और वो इतनी बड़ी कीमत का क्या इस्तेमाल करते हैं। तो ये था आज का खर्चा पानी जो आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रमोद ने। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए दी लंदन टॉक। शुक्रिया।